एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद फिनोलॉजी। आई एम हिमांशी और आज हम देखने जा रहे हैं दी टॉप 10 नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बेसिकली एक प्लेलिस्ट है, एक सीरीज है जहां हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है, जो आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं की संभावना सबसे ज्यादा होती है आपकी एग्जाम में पूछे जाने की। ये सीरीज में आप देखेंगे करीब 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट हो जाए। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशंस 3 तरीके की होती है। रेगुलेटरी, जिनका काम होता है रेगुलेट करना, जैसे आरबीआई, नाबार्ड या फिर सिडबी अपने अपने डोमेन में। फिर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिन्हें बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जैसे कि यूपीएससी। फिर है स्टैट्यूटरी, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें एक एक्ट के तहत बनाया गया है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आरबीआई, जो रेगुलेटरी भी कहलाती है और स्टैट्यूटरी भी। शुरू करते हैं विद द जर्नी ऑफ आरबीआई। इसकी जो है एक्ट अगर आप देखें तो पहली बार पास किया गया था इसे 1934 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पर इसका फॉर्मेशन आप देख रहे हैं 1935 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं 1937 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। 34 से 37 तक इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो कैलकाटा में थी, पर 37 में इसे बॉम्बे शिफ्ट किया गया। तो ईयर पूछा जाता है, प्लेस पूछा जाता है, कैलकाटा बॉम्बे दोनों। फिर पूछा जाता है कि इसे नेशनलाइज कब किया गया, 1949 में। नेशनलाइजेशन का मतलब यह है कि अब ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है, फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट हैपेंड इन 1949। और बहुत ही जरूरी है यंग हिल्टन कमीशन। इससे सवाल आता है कि ऐसी कौन सी कमीशन थी जिसने आरबीआई के फॉर्मेशन को सजेस्ट किया था, रेकमेंड किया था। तो इट वाज दिस कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। और इसे बनाया कौन से साल में गया था, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 1926। सो दिस वाज द टाइमलाइन। अब थोड़ा हम क्योंकि आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आखिर ये है क्या। द फुल फॉर्म इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मदर एंड फादर ऑफ ऑल द बैंक्स कहा जा सकता है हमारे देश के अंदर ही, बिकॉज इट इज द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। सभी बैंकों का ख्याल रखता है, सारी पॉलिसी चेंजेस देखता है, जिस भी तरीके से मनी सप्लाई होना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए, इट इज एक्चुअली अंडर द डोमेन ऑफ आरबीआई, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैंकर्स बैंक। I hope you understand about the RBI, the timeline now, and now let's understand the functions as well. इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछा जाएगा इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो फंक्शन है आरबीआई की, जो फंक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। पहला है इशुअर ऑफ करेंसी। तो जितनी भी करेंसीज आप देखते हैं हमारे इंडिया में, उन्हें छापा जाता है आरबीआई के द्वारा ही। ढेर सारी इसकी लोकेशंस हैं, लोकेशन से भी कई बार आता है सवाल। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि आपका जो 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का जो नोट है, वो आरबीआई नहीं छापता है। आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए दैट एक्चुअली इट इज डन बाय हूम। देन इट इज ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व्स। आपने सुना होगा एसएलआर, सीआरआर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजर्व्स हैं जो आरबीआई के पास रहते हैं, बैंक्स के पास रहते हैं, पर इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी रहती है आरबीआई की। तो जो सीआरआर है वो रहता है आरबीआई के पास। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मैनेजेस द मनी फॉर द गवर्नमेंट। अगर आपने सुना है कि इंडिया नेपाल को पैसा देने वाला है, तो वो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी नहीं देते हैं। उसका सारा जो कार्यभार है वो आता है आरबीआई के पास, क्योंकि उन्हीं को सारी चीजें देखनी रहती है। डिपॉजिट, स्कीम्स, उन्हें मैनेज करना और गवर्नमेंट के बिहाफ में सारी पेमेंट्स करना, दैट इज डन बाय आरबीआई। Then you should also know कि it controls the monetary policy, the money supply, it controls the credit supply। मतलब आप जो रेपो रेट जानते हैं, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, इन्फ्लेशन से लेके मनी सप्लाई, ये सारी चीजों की जिम्मेवारी रहती है आरबीआई के पास। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। जितने आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे हुए हैं, यूरोज रखे हुए हैं, वो सारी चीजें रहती किसके पास है, किसके अंडर, आरबीआई के पास। एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आपने सुना होगा येस बैंक के केस के बारे में, जब इतनी क्राइसिस चल रही थी और कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था, तो आरबीआई केम इनटू पिक्चर और उन्होंने सारी चीजें हैंडल की थी। तो जब कोई नहीं बचता है किसी बैंक के लिए, तो एक ही बचता है, वो है आरबीआई। इसलिए उसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है। तो ये है सारे फंक्शंस आरबीआई के। फिर बहुत सारी चीजें देख ली, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। इसे बनाया कब गया था, 1 अप्रैल 1935। एक्ट का नाम आपको याद रखना है, 1934 है, पर फाउंडेशन डेट भी सीधे आती है सवाल इससे, तो इट इज 1935, 1 अप्रैल। हेडक्वार्टर्स हमने देख लिया, इट हैज बीन मूव्ड टू वेयर, फ्रॉम वेयर एंड इन विच ईयर। डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे भी आते हैं। फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनसे। अभी हमारे प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो शक्ति कांता दास। ही इज ऑल्सो दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ एमपीसी। एमपीसी क्या होता है, ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो सारे इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह डिसाइड करते हैं आपस में बैठ के। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन।
फिर आपको पता होना चाहिए कि पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। देन हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो ये पहले बात हो रही है जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हुआ करता था, तो सीडी देशमुख। ये जो नाम है ये चेंज होते रह सकता है, तो जितने भी आप रेट्स पढ़ते हैं, सीआरआर, एसएलआर, इन्फ्लेशन रेट या फिर आरबीआई के गवर्नर, ये जब भी आप एग्जाम की तैयारी करने जाएं, इन पर्टिकुलर फैक्टर्स का ध्यान रखिए कि उससे आप अपडेटेड जरूर रहे। देन इन सब के अलावा कुछ पब्लिकेशंस होती हैं जो आरबीआई निकालते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट या फिर फाइनेंशियल रिव्यू। डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे आ सकते हैं कि आखिर ये इंडेक्स या ये रिपोर्ट किसने निकाली है। इन सारी बातों के अलावा आपने सुना है मेरे मुंह से एसएलआर, सीआरआर, ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारे होते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स जिनसे ये पूरा मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं। आखिर किसी तरीके से तो पैसे निकालेंगे या डालेंगे मार्केट में, वो टूल्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। इनसे इनके फंक्शन से सवाल आते हैं। एमपीसी क्या है, उसके मेंबर्स क्या है, आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, या फिर इसकी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जो कि हमने डिस्कस की है इन वीडियो फॉर्मेट इन आवर कोर्सेज। अगर आप लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें लीगल अपडेट्स भी आते हैं, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी है, अलॉन्ग विथ मंथली वीडियो, अलॉन्ग विथ वीकली अपडेट्स, अलॉन्ग विथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इवेंट्स, उसके भी ब्रीफ एनालिसिस के साथ। दोनों जगह आपको ये मिल जाएगा, प्लस हियर यू ऑल्सो गेट दी एमसीक्यूज। तो ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इसकी सारे एग्जॉस्टिव एनालिसिस आपको हमारे कोर्स में मिलेगी, और बाकी जितने और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी डिटेल्स प्लस उनका एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर आवर कोर्सेज। और जाते जाते बताते जाइए दैट व्हेन वाज द यंग हिल्टन कमीशन फॉर्म, ये तो आपने पढ़ रखा है, हमने अभी देखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स कि 1 रुपए का कॉइन कौन मिंट करता है। विद दैट यू शुड ऑल्सो चेक आउट आवर कोर्सेज, जिसमें सारे करंट अफेयर्स हमने एग्जॉस्टिवली कवर किए हैं, स्पेसिफिकली क्लैट, यूजी, एलिट के लिए, और यहाँ एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग सभी एग्जाम्स के लिए। अगली ऑर्गेनाइजेशन आपकी होने वाली है नीति आयोग, जिसमें इसके सारे रिलेटेड डेटा हम डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन देखेंगे। और अगर आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना चाहे तो मुझे जरूर बताइएगा इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। So this was it about our series on the top 10 national organization. I really hope you liked it. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.